हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग के PYQs। ये JKSSB ने FA का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 2022 में। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2024 वाले क्वेश्चन पेपर को। तो हम सिर्फ अकाउंटेंसी का सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसे प्रैक्टिस करने से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। प्लस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनका भी हमें आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोगों ने ऑनेस्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि हमने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं अकाउंटिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बोल रहा है PNQ आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2 रेशो। ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास, रेशो इनकी 3:2 दी है। नया पार्टनर Y आया है और उसका शेयर है 1/5। आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली है। सो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने जो 2024 वाला क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी एक PYQ, इसमें भी ना ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला क्वेश्चन था। सो इट मीन्स कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले क्वेश्चंस हैं ना, इनको भी आपने प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ओल्ड रेशो दे रखी है 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में सिवाय इसके और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है तो हम सबसे पहले करते हैं, हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। तो फर्म का शेयर है 1 और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना रह गया, ये आ गया हमारे पास 4/5। ठीक है, अब ये जो 4/5 है ये किसका शेयर है, ये होता है पुराने पार्टनर्स का। तो ये 4/5 जो है ये किस में बटेगा, ये P में और Q में बटेगा। और किस रेशो में, 3:2 में। तो P में ये कैसे जाएगा, देखो P में ये जाएगा 4/5 इंटू 3/2 में। Q में कितना जाएगा, 2/5 में, 3/5 सॉरी, यहाँ पर 2/5 इंटू 4/5। और आपके पास नए पार्टनर का शेयर तो 1/5 दिया ही हुआ था। तो बेस इक्वल करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ गया, P का शेयर आ गया 12, Q का आ गया 8 और नए पार्टनर का आ गया आपके पास 5। तो सही आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, 12, 8 और 5। सो ये ऑप्शन नंबर B में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इस पे आपको पूछ रहे हैं कि GST वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन व्हेन, GST कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो देखो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर B, 1 जुलाई 2017। इसी दिन GST पूरे इंडिया में ऑफिशियली लागू हुआ था। इसी दिन से सेंट्रल और स्टेट से काफ़ी टैक्सेस मर्ज हो गए थे और एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ था। बिजनेस के लिए टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो सिंपल बना दिया गया था। तो इसलिए सही आंसर क्या है आपके पास, 1 जुलाई 2017। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। ये हमें पूछ रहा है इन लेजर बुक विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। लेजर बुक में कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, सिर्फ नॉमिनल, सिर्फ रियल, रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों, या रियल एंड नॉमिनल। तो आप ये पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि अकाउंटिंग में लेजर इज इक्वल्स टू मेन बुक। ठीक है, तो जर्नल सिर्फ एंट्री लिखने के लिए होता है, लेकिन लेजर में सब अब सारे अकाउंट जो है वो अलग अलग खोल दिए जाते हैं। सवाल ये है कि लेजर में कौन कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं। तो 3 अकाउंटिंग के टाइप है हमें पता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और लेजर में ये तीनों टाइप के अकाउंट मेंटेन होते हैं और कोई भी अकाउंट को हम छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 34 आपको बोल रहा है लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। लेजर किसकी हेल्प से बनता है। अब देखो अकाउंटिंग का फ्लो याद रखना है आपने। सबसे पहले होती है आपके पास ट्रांजैक्शन, फिर होती है जर्नल, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। अब इस चेन को ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्रांजैक्शन है, लेकिन ट्रांजैक्शन सीधे लेजर में नहीं जा सकती। उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल। जर्नल को भी बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और यहीं से एंट्री पोस्ट की जाती है लेजर में। इसलिए ये क्लियर रूल है कि लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपको बोल रहे हैं डिक्रीजिंग वैल्यू इन टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर इज नोन एज व्हाट। आपकी टेंजिबल एसेट्स में नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब टेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्यों होती है, ये टाइम और यूजेज के साथ कम होती है, और उस अकाउंटिंग में उस टर्म को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा बाकियों को भी एक बार देख लो। एक्सपेंस नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक्सपेंस एक ब्रॉडर टर्म है, डेप्रिसिएशन एक स्मॉलर टर्म है। एमोर्टाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, ठीक है। फिर आपको रिजर्व से रिजर्व भी गलत है क्योंकि ये तो फ्यूचर के लिए सेविंग है, ठीक है। तो सही आंसर आपके पास क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ये आपको पूछ रहा है इन केस ऑफ ओवर चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इशूड। तो सबसे पहले आप ये ओवर चार्ज वर्ड को समझो। ओवर चार्ज का मतलब कि सेलर ने ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर दिया बाय मिस्टेक। अब सोचो, कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले लिए, अब करेक्शन कौन करेगा, सेलर करेगा। तो अकाउंटिंग का रूल याद रखो कि जब ओवर चार्ज होता है तो सेलर कस्टमर को अमाउंट कम करके दिखाता है, इसीलिए उसे क्या इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है क्रेडिट नोट कब दिया जाता है, ओवर चार्ज को सही करने के लिए। अच्छा, डेबिट नोट कब दिया जाता है, ये दिया जाता है अंडर चार्ज के इशू में, ठीक है। बाकी बैंक नोट जो है ऐसा कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, और लेजर नोट जो है लेजर में पोस्टिंग होती है, नोट वोट का कोई इशू नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, आपको एसेट दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है, आपने निकालनी है लायबिलिटी। तो फॉर्मूला हमें पता है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपको एसेट दिया हुआ है 2 लाख और कैपिटल कितना दिया हुआ है 50,000। तो लायबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एसेट और कैपिटल को माइनस कर दोगे। तो 2 लाख में से 50,000 गया, कितना रह गया, 1.5 लाख। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपको पूछ रहे हैं इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 पीपल्स अकाउंट, 2 बुक्स आर केप्ट एंड एंट्रीज आर मेड इन बुक, मेड इन बोथ, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, गिविंग इट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। एंड चौथा क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन 2 टाइम्स। देखो, हमें अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 इफेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। इसी पे बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। तो इस हिसाब से सही आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है, सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन एंड गिविंग इट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, ठीक है। यही आपकी डबल एंट्री सिस्टम की परफेक्ट डेफिनेशन है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर ओपिनियंस ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट, टू गिव मैसेज टू द शेयर होल्डर, या फिर टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो देखो, पहले ऑडिट का रियल मतलब समझो। ऑडिट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ गलती पकड़ लो या सिर्फ फ्रॉड ढूंढ लो। ऑडिट का कोर पर्पस होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं ये बताना, ठीक है। तो ऑडिटर का मेन काम होता है ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना, मतलब अकाउंट सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन रियल पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास सही ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है, आपने ये बताना है, ठीक है। अब पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले ये कोर आइडिया समझो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम सिर्फ रिस्क कम करना या सेल्स बढ़ाना या लॉस कम करना नहीं होता, ये सब उसके तरीके हैं, गोल नहीं होता उसका, ठीक है। फाइनेंस का अल्टीमेट एम होता है कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना, ओनर्स या शेयर होल्डर को मैक्सिमम बेनिफिट देना। इसीलिए बुक्स में क्लियर लिखा हुआ होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शंस को एक एक करके डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है मिनिमाइज रिस्क ऑफ बिजनेस, गलत। रिस्क कंट्रोल करना एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको मेन गोल पूछा गया है।
फिर दूसरा बोला है मैक्सिमाइज सेल, ये भी गलत, सेल बढ़ सकती है पर प्रॉफिट और वैल्यू नहीं बढ़ सकती, सो ये भी नहीं है। मिनिमाइज लॉस, गलत, लॉस कम करना एम नहीं होता, वैल्यू बढ़ाना एम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, दिस इज द मेन गोल। ठीक है, मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, द टर्म सोशल अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। सोशल अकाउंटिंग टर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो पहले सोशल अकाउंटिंग का मतलब समझ लेते हैं। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉइज, पब्लिक वेलफेयर, इन सब का अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी रखता है। ठीक है, तो इन गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विलियम स्कॉट। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग टर्म सबसे पहले विलियम स्कॉट ने इंट्रोड्यूस किया था। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन, ये पॉलिटिकल लीडर थे, अकाउंटिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर जे.आर. हिक्स है, तो ये इकोनॉमिस्ट थे, इनकम एंड वैल्यू कंसेप्ट दिए थे इन्होंने, सोशल अकाउंटिंग टर्म के बारे में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर एडम स्मिथ, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, सोशल अकाउंटिंग के बारे में नहीं। ठीक है, तो सोशल अकाउंटिंग आपको किसने बताई थी, विलियम स्कॉट ने बताई थी। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 42, देखो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट। देखो ट्रायल बैलेंस का प्राइमरी काम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होता है। इसका लॉजिक काफ़ी सिंपल है, हम सारी ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उन्हें लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस इन्हीं लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस की एक लिस्ट होती है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के मुताबिक हर डेबिट का एक बराबर क्रेडिट होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है तो इसका मतलब है कि लेजर अकाउंट में पोस्टिंग और बैलेंसिंग मैथ का हिसाब किताब सही किया गया है। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, लेजर। ठीक है, तो याद रखना है ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, ये उन एरर्स को नहीं पकड़ पाता जो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, जैसे गलत अकाउंटिंग में एंट्री कर दिया आपने। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज व्हाट। देखो जो खर्चे हम बिजनेस शुरू करने के लिए कर रहे हैं उन खर्चों को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट या लायबिलिटी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्टिशियस एसेट। बिजनेस शुरू करने के वक्त जो खर्चे होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल फीस या स्टाम्प ड्यूटी, इन्हें अकाउंटिंग की भाषा में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट क्यों, फिक्टिशियस एसेट वो खर्चे या लॉसेज होते हैं जो एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे जाते बल्कि उन्हें धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता है और ना ही इन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं। फिक्टिशियस मतलब नकली। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन आपको फिक्स्ड एसेट बोला ये तो हमें पता है, फिक्स्ड एसेट तो एसेट्स हैं जो लंबे समय तक यूज़ करने हैं। करंट एसेट तो अलग हो गया, लायबिलिटी भी अलग हो गया। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 आपको पूछ रहा है, व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ विच टाइप ऑफ ऑडिट। जब आप ऑडिट कर रहे हो किस लिए, अपने फाइनेंशियल कंट्रोल और इरेगुलरिटीज़ को चेक करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन सा ऑडिट कहलाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल ऑडिट। फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इरेगुलरिटीज़ के केस में क्या होता है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही सिस्टम्स इंटरनल कंट्रोल और फ्रॉड या इरेगुलरिटीज़ को चेक करने के लिए ऑडिट होता है तो उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इसका मेन गोल मैनेजमेंट को ये बताना होता है कि उनके इंटरनल प्रोसेस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये ज़्यादातर साल भर चलता रहता है। ठीक है, बाकी ये जो आपके पास ऑप्शंस में बोल रहे हैं सिस्टम ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनका अलग अलग ऑप्शन है। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कानून के हिसाब से कंपलसरी होता है और बाहर के ऑडिटर से करवाया जाता है। कंप्लायंस ऑडिट ये सिर्फ देखता है कि रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 45 ये पूछ रहा है, इफ़ देर इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन व्हाट डज इट इंडिकेट्स। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पॉजिटिव आ रही है तो इसका क्या मतलब होगा, जीपी है, एनपी है, जीएल है या एनएल है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेट लॉस। अब ज़रा समझो,
डेबिट साइड रूल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे और लॉसेस जो हैं वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं। नेट लॉस के केस में क्या होता है, अगर डेबिट का टोटल एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस है ना, उनका टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड में बचता है और वो नेट लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो नेट बाकी जो केसेस में बोल रहे हैं ये उसका रिवर्स हो जाएगा जब आपकी क्रेडिट साइड में पॉजिटिव बैलेंस आएगा। ठीक है, फिलहाल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये तो हमें पता ही है, हमें इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या होती है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपके पास आ रहा है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज व्हाट, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंस या प्रॉफिट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट। देखो, जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि बैंक को वो पैसा आपको वापस देना होता है और अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक लायबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है। इसीलिए जब भी आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपको पूछ रहे हैं डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन डन। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, जर्नल, इंडेक्स, वाउचर या लेजर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाउचर। किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ या रिटन एविडेंस वाउचर कहलाता है, जैसे कि बिल, रिसिप्ट या कैश मेमो। ठीक है, जर्नल और लेजर तो बुक्स ऑफ अकाउंट है जहाँ की वाउचर्स की मदद से एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। इनमें से कौन सी इनकम में से डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम या प्रॉपर्टी टैक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चरल इनकम। इंडिया के इनकम टैक्स के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम खेती से होने वाली सारी कमाई पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। और ये कौन सा सेक्शन कहता है, ये कहता है सेक्शन 10/1। ठीक है, इसके तहत ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बाकी सारी की सारी ये स्लैब रेट के हिसाब से इनको टैक्स देना ही पड़ता है आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 में आपको पूछ रहे हैं, इफ़ द ओपनिंग कैपिटल इज़ 80,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज़ 1 लाख देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल भी दिया है, आपको प्रॉफिट निकालना है। तो देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अकाउंटिंग की बेसिक कैपिटल इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रॉफिट या लॉस निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपके साल का आखिरी का जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल और साल के शुरुआत का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो भी आपके पास डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट है, अगर वो डिफरेंस आपका नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो लॉस है। तो ये 1 लाख में से 80,000 को आप माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा आपके पास, 20,000, और वो 20,000 पॉजिटिव में आ रहा है, सो इट मीन्स आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल दी गई होती तो हम उस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते, एडिशनल कैपिटल को हम ऐड कर देते और ड्राइंग को हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, फिलहाल एज सच हमें कुछ नहीं दिया था, साफ साफ अमाउंट्स दी थी, तो बस उनको सॉल्व करके सही आंसर हमारे पास आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 आपको पूछ रहे हैं, क्लासिफिकेशन अंडर सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड्स व्हाट। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, एसेट लायबिलिटी डेट पोजीशन, हाउस होल्ड गवर्नमेंट एंटरप्राइज, इनकम प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। आपको पूछ रहे हैं सोशल अकाउंटिंग को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो क्या क्या आएगा। अगर हम सोशल अकाउंटिंग को क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट्स और एंटरप्राइज, ऑप्शन नंबर बी। सोशल अकाउंटिंग पूरी इकोनॉमी के सेक्टर को एनालाइज करती है, इसमें हमारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो कि हाउस होल्ड्स के टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है और बिजनेस या एंटरप्राइजेस ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, इसमें हमें पूछ रहे हैं,
इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हाउ इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एब्सेंट होती है तो हम प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं? इक्वली अमंगेस्ट ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एज द कोर्ट में डिसाइड। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इक्वली अमंगेस्ट ऑल पार्टनर्स। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक अगर पार्टनर्स के बीच कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं डिसाइड की गई है तो सारा प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में बराबरी बटेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहे हैं आपको, लॉस ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड वेयर। अगर फैक्ट्री में आग लग गई, उससे जो नुकसान हुआ तो आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस में, P&L स्टेटमेंट या फैक्ट्री अकाउंट में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आग से होने वाले नुकसान जो हैं वो एक एबनॉर्मल लॉस कहलाए जाते हैं और इस तरह के लॉसेस को बिजनेस के नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 आपको पूछ रहे हैं, कॉपीराइट इज़ व्हाट। कॉपीराइट क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या प्रॉफिट है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कॉपीराइट को हम अकाउंटिंग में इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि कॉपीराइट एक ऐसा लीगल राइट है जो किसी ओरिजिनल काम के क्रिएटर को मिलता है। इसका यूज़ करके बिजनेस जो है वो फ्यूचर में पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नाउ क्वेश्चन 55 पूछ रहा है, डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू इट। मतलब आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ऐसा क्या है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है उसके साथ अटैच होती है, उसकी ये डेफिनेशन है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या प्रॉफिट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसेट। हमें पता है अकाउंटिंग की दुनिया में एसेट का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई कीमत, इकोनॉमिक वैल्यू हो और जो बिजनेस को इन फ्यूचर फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 56 पूछ रहा है आपको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, टैक्सेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। इनका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो होता है इसका मतलब है कि वो इंसान या एंटिटी जिस पर कानूनी तौर पर लीगली टैक्स लगाया गया है और जिसे शुरुआत में सरकार को टैक्स जमा कराना है। एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसका मतलब होता है कि अल्टीमेट बर्डन, यानी आखिर में वो टैक्स की रकम जिसकी जेब से जा रही है, ठीक है, वो होती है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक चॉकलेट खरीदते हैं तो दुकानदार टैक्स सरकार को देता है, वो हो गया इम्पैक्ट, लेकिन वो टैक्स का पैसा वो आपसे लेता है, तो यहाँ इंसिडेंस आप पर हुआ यानी कंज्यूमर पर हुआ। ठीक है, तो अमंग द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहे हैं हु विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, उसे कहा जाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ऑल राइट, now question 57 is asking PFMS was earlier known as what? So if you remember, the same question we have discussed in the question paper of 2024 as well. PFMS का टॉपिक जो है इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड लेट मी टेल यू कि PFMS की मैंने डिटेल्ड वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड की हुई है। यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट। वहाँ पे अकाउंटिंग की हेड में आप जाके देख सकते हो। PFMS का मैंने थ्योरी भी बताई हुई है और इस पे बेस्ड स्पेशली मैंने बड़े सारे MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं। सो यू कैन प्लीज़ गो एंड चेक आउट देयर, क्योंकि ये दोनों बार एग्जाम में आया है। इट मीन्स इट मे कैरी सम इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो PFMS का पुराना नाम क्या था? मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है आपने। PFMS का पुराना नाम CPSMS, ये है इसका पुराना नाम। ऑप्शन नंबर ए देखो, ये भी यही है, कंप्लायंस प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, CPSMS। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, ये आपको पूछ रहा है अनप्रेजेंटेड चेक इज कॉमनली नोन एज व्हाट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आउटस्टैंडिंग चेक। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक होते हैं जो बिजनेस ने इशू तो कर दिए लेकिन जिसे अभी तक पेई ने बैंक में पैसा निकालने के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, इसे आउटस्टैंडिंग चेक भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछ रहे हैं when a company raises money from public for the first time it is known as what। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है ताकि वो कैपिटल रेज कर सके, तो उस प्रोसीड को हम कहते हैं, पता है क्या, उसे हम कहते हैं
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ। आईपीओ क्या है? इसके ज़रिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये हमें पूछ रहा है हाउ फ्रीक्वेंटली इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस कितना फ्रीक्वेंटली मेंटेन किया जाता है? क्वार्टरली, ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग साइकिल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान से सुनो। कि ट्रायल बैलेंस बनाना, इसका मेन मकसद होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बेस तैयार करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट साल के आखिर में बनाए जाते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस भी आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन पेपर। डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 30, कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। सो हम मिलते हैं हम नई वीडियो में कुछ नए PYQs के साथ और कुछ नए टॉपिक के MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।